नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की दिशा पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक हम पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय इतिहास के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। राजस्थान इतिहास में राजस्थान का एंशिएंट और मिडेवल का पार्ट, जिसमें राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान के राजपूत शासकों का और सल्तनत काल का संबंध और इनके साथ मुगल काल का संबंध, यहाँ तक के हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास के कुछ टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसके पश्चात जो राजनीतिक चेतना, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, तो इन सभी टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे और इसी के साथ ही राजस्थान के इतिहास का पोर्शन है जो आज समाप्त कर लिया जाएगा। फिर कल राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से कौन सा था? 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, वह कहाँ का शासक था या कहाँ का ठिकानेदार था, उनका संबंध कहाँ से था? गुलर से, कोठारे से, सलूम्बर से या आसोपा से? तो शिवनाथ सिंह जो है ये आसोपा के ठाकुर थे। 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने मैकमोहन के आदेशानुसार सेनानायक कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह तथा लांबिया, दंतावास और रुद्रावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हीथकोट मैदान छोड़कर मैदान से पीछे हट गया। कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी सैनिक सैनिक छावनी जो राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो राजपुताना में टोटल 6 सैनिक छावनियां थी: नसीराबाद, देवली, एरनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेड़वाड़ा। टोंक नाम से कोई सैनिक छावनी नहीं थी। अ, टोंक के अंदर जो सैनिक छावनी थी वह देवली सैनिक छावनी थी, जो टोंक में थी, लेकिन टोंक कोई सैनिक छावनी नहीं थी। नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, टोंक नहीं थी। 3 नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, जो इस प्रकार है। छावनी, उनका मुख्यालय और रेजिमेंट। नसीराबाद, नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर में था। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट तैनात थी। देवली छावनी, देवली छावनी का मुख्यालय टोंक में था। यहाँ कोटा कंटिजेंट रेजिमेंट तैनात थी। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था। यहाँ जोधपुर लीजियन थी। नीमच, नीमच का मुख्यालय जो है ग्वालियर में था। यहाँ पर मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। अब ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था। यहाँ मेर और मेरवाड़ा रेजिमेंट तैनात थी। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में था। यहाँ भील रेजिमेंट तैनात थी। इसमें नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा व देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। इसमें खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जॉर्ज पी लॉरेंस, मेजर बटन, कर्नल होम्स या सैडलर कॉटन? तो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1 नंबर ऑप्शन। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जिसे 1845 में माउंट आबू गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया। राजस्थान के प्रमुख एजेंट टू गवर्नर जनरल रेजिडेंट डेविड ऑक्टरलोनी मिस्टर लॉकेट था।
जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक महाराजा भगवान सिंह थे, या महाराजा मदन पाल थे, या फिर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय थे, या महाराजा गोपाल सिंह थे। करौली के महाराजा कौन थे? तो करौली के महाराजा थे महाराजा मदन पाल। 2 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में रियासती शासक उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के शासक तख्त सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शासक शिव सिंह, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, करौली के शासक मदन पाल, टोंक के शासक नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के शासक राम सिंह, अलवर के शासक विनय सिंह, जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह। इसके अलावा बांसवाड़ा बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के शासक जो उदय सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत कहाँ किया था? आहुआ में, कोठारिया में, नीमच में, या फिर उदयपुर में? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था उदयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया, तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैकमोसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे औरों व कालों का युद्ध कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के रावल केसर सिंह चुंडावत ने उनकी मदद की। 1864 में उदयपुर में भी इनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के कौन से सामंत थे जिन्होंने इनको अपने यहाँ शरण दी थी? कौन से सामंत ने दी थी? कोठारिया के सामंत ने, भिंडर के सामंत ने, बदनौर के सामंत ने, या फिर आसिंद के सामंत ने? तो कुशाल सिंह को जो शरण दी थी यह दी थी कोठारिया के सामंत ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो यह किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा किन के समर्थन में थे? विद्रोह के समर्थन में थे, अंग्रेजों के समर्थन में थे, उदासीन थे, या फिर विद्रोह को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो मेवाड़ के महाराणा जो इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। राजस्थान के अधिकतर महाराजाओं ने जो राजा महाराजाओं सभी ने अंग्रेजों का ही सहयोग किया था। तो मेवाड़ के महाराणा ने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। 2 नंबर ऑप्शन।
1857 के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन व सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता के बदले अंग्रेजों ने इनको सितार ए हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्श बख्शीश में दिया था। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने 15 अक्टूबर 1857 को कौन से अफसरों की जो हत्या की थी? तो यह की थी डॉक्टर सेडलर की और मेजर बर्टन की। डॉक्टर सेडलर और मेजर बर्टन इन दोनों की जो हत्या है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोहियों ने की थी। 2 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। कोटा में जन विद्रोह। एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 को करौली निवासी मेहराब खां रिसालदार व गोकुल मथुरा निवासी जयदयाल जो वकील थे के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन व सर्जन सैडलर की हत्या कर दी तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी वह था। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी वह कौन था? तो कोटा में जिसकी हत्या की थी वह था मेजर बर्टन। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट या एजेंट कौन था? उदयपुर के अंदर ब्रिटिश एजेंट कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो उदयपुर के अंदर जो ब्रिटिश एजेंट था यह था कैप्टन सावर्स। 3 नंबर ऑप्शन। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तथा राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कोटा के अंदर मेजर बटन, मारवाड़ या जोधपुर के अंदर मैकमोसन, मेवाड़ या उदयपुर के अंदर मेजर सावर्स, जयपुर में कर्नल एडन, भरतपुर में मॉरिसन व निक्सन, सिरोही में जेडी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? राजस्थान के अंदर 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था यह 28 मई 1857 को हुआ था और नसीराबाद छावनी में। 1 नंबर ऑप्शन। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद अजमेर में मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी छावनी का नाम क्या था? राजस्थानी छावनी का नाम क्या था जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया? तो 28 मई 1857 को विद्रोह कौन सी छावनी में हुआ था? तो 28 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था यह राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह था और यह विद्रोह हुआ था अजमेर की नसीराबाद छावनी में। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुझार सिंह या फिर अनार सिंह? कौन सा था राजपूत सरदार नसीराबाद छावनी को लूटने वाला? तो यह था डूंगर सिंह। 2 नंबर ऑप्शन।
ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम घुरामल पोदार से 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर ऊंट घोड़े व शस्त्र खरीदकर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वे अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए। वे लूट के 27,000 रुपए शाहपुरा राज्य की प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो नसीराबाद के अंदर जो बटालियन थी यह थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद की नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरदार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? नीमच में विद्रोह कब किया गया था? नासिराबाद में विद्रोह 28 मई को किया गया था। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। 2 नंबर ऑप्शन। 2 जून 1857। 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड मैदान पर एकत्र कर उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया। इस पर मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने साहसपूर्ण आगे बढ़कर एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने का प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवरी, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय हम भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को जो कौन से सामंत ने शरण दी थी? तो भीमजी चारण को जो शरण दी थी यह दी थी जोध सिंह ने। 3 नंबर ऑप्शन। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एवं भीमजी चारण को कोठारिया में शरण दी। भीमजी गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की संपत्ति लूटकर कोठारिया लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध जो किन के बीच हुआ था? तो बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? मारवाड़ व आहुआ, मारवाड़ व आलन्यवास, मारवाड़ व आसोपा या मारवाड़ व कोठारिया के सामंत के मध्य। तो बड़लू का जो युद्ध हुआ था या बड़लू का युद्ध हुआ था मारवाड़ और आसोपा के ठाकुर के मध्य। 3 नंबर ऑप्शन। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोपा ठाकुर शिवनाथ और मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह को राज्य सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? कौन सी छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो यह की थी एरिनपुरा सैनिक छावनी में। 4 नंबर ऑप्शन। एरिनपुरा छावनी वर्तमान शिवगंज तहसील सिरोही जिले में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए
बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो यहाँ पर 4 शासकों के नाम है सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह और डूंगर सिंह। ये चारों ही शासक बीकानेर के ही शासक हैं, लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो बीकानेर के शासक थे, वो थे सरदार सिंह। 1 नंबर ऑप्शन। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाड़लू या बड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उन्हें उपहार स्वरूप 41 परगने गांव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो यह भेजी थी करौली के शासक ने। 2 नंबर ऑप्शन। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नजरबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? 1857 में के संग्राम में जो अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो यह धन जो उपलब्ध करवाया था, यह धन उपलब्ध करवाया था अमरचंद बांठे ने। अमरचंद बांठा जो बीकानेर के एक व्यापारी थे, इन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपने राजकोष से धन उपलब्ध करवाया था। 1 नंबर ऑप्शन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बांठा बीकानेर का था। राजस्थान से संबंधित है, लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? 1857 की क्रांति के दौरान जो निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक एवं निष्ठा का प्रतीक नजर और भेंट दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नजर भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। तो ये थे प्रमुख 1857 की क्रांति से संबंधित, राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब हम अ, इसी आधुनिक राजस्थान के इतिहास का अगला टॉपिक लेते हैं, राजनीतिक जन जागरण। राजनीतिक जन जागरण या राजनीतिक जन चेतना, इससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था आगी बाण। 1 नंबर ऑप्शन। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 मुंबई में और अग्निबाण या आगीबाण नामक एक प्रथम राजनीतिक राजस्थानी पत्र पीप अंग्रेजी में समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया, कौन सा क्रांतिकारी था जो उस दल में शामिल था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? 1912 में जो दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, उसमें राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो राजस्थान के क्रांतिकारी जो शामिल थे वो थे बाहरट परिवार के सदस्य जोरावर सिंह बारट।
एक नंबर ऑप्शन। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई व प्रताप सिंह बारठ के चाचा जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उनका महावत मारा गया। जोरावर सिंह बारठ अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके, पूरे जीवन भूमिगत होकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं और सामने उनसे संबंधित जेल दे रखे हैं जो इनको गिरफ्तार करने के बाद कौन सी जेल में रखा गया था। सबसे पहले नंबर पर अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी को जो वेलूर जेल में रखा गया था, तो पहला सही है। दूसरा केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल और जोरावर सिंह बारठ को बरेली जेल। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला इसमें सही है। दूसरा केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा, यह भी सही है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा और जोरावर सिंह बारठ को बरेली जेल। जोरावर सिंह बारठ है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में ही नहीं आए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? 19वीं शताब्दी में राजपूताना समाचार पत्र जो है, राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो यह जो संपादित किया गया था, यह किया गया था मुंशी समर्थ दास चारण के द्वारा। मुंशी समर्थ दास चारण के द्वारा, जो इन चारों ही ऑप्शन में नहीं है। इसमें बख्शी लक्ष्मण दास है, हनुमान सिंह है, मास्टर कन्हैयालाल है और नारायण है। तो इन चारों के द्वारा यह शुरू नहीं किया गया था, यह किया गया था मुंशी समर्थदास चारण के द्वारा। तो इसके लिए इस प्रश्न में जो बोनस अंक दिया गया था, मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में राजस्थान समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था। कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था? कौन सा किया था? त्याग भूमि का, लोकवाणी का, प्रताप का या फिर नवीन राजस्थान का? तो यह क्या था? नवीन राजस्थान का। 3 नंबर ऑप्शन। नवीन राजस्थान अजमेर 1922 में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र भीलों और कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने भी किया था। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यह सब बहु की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन रहे। यह सब बहु की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे। यदि इच्छा है तो यह है कि जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। 1923 में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? राजपूताना में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो इसका गठन किया था 1910 के अंदर केसरी सिंह बारठ के द्वारा। केसरी सिंह बारठ 21 नवंबर 1872 को देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के देवपुरा गांव में जन्मे थे। केसरी सिंह बारठ कवि व महान देशभक्त थे। इन्होंने वीर भारत सभा 1910 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। इन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही मुक्त कर दिए गए। इनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा था। केसरी सिंह के पुत्र प्रताप सिंह, उनके अनुज जोरावर सिंह तथा उनके जमाता ईश्वरदान भी वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए। राजनीति में वे इटली के राष्ट्रपिता मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह जी की कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में चेतावनी राज चुंगटिया, रूठी रानी, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित, कुसुमांजलि, दुर्गादास चरित व जसवंत सिंह चरित प्रसिद्ध है।
केसरी सिंह जी ने वीर सावरकर द्वारा लिखित मेजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1919 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सेवा संघ वर्धा 1919 ईस्वी में। 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर वर्धा में गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिली प्रेरणा के फलस्वरूप वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना था। इसके सदस्यों का ध्येय था, जान के खौफ से, कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, अनजान रहे न रहे। जान के खौफ से, कर्तव्य से न हटूंगा कभी, काम रह जाएगा, जान रहे या न रहे। अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से स्थानांतरित कर अजमेर में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य उसका उद्देश्य राजस्थान की रियासतों के चलने वाले आंदोलनों को गति देना था। इस संघ द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ था, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था राजस्थान के अजमेर से। 4 नंबर ऑप्शन। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय, जिसकी स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी, से संस्कृत भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, तरुण राजस्थान, राजपूताना गजेटेड या फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो जो राजस्थान में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, वह था सज्जन कीर्ति सुधाकर। 2 नंबर ऑप्शन। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राज्य के नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। यह महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा। 1 नंबर ऑप्शन। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म 1888 ईस्वी में झुंझुनू जिले में खेतरी के निकट जसरापुरा में हुआ था। उन्होंने 1905 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले ज्ञानोदय का संपादन आरंभ किया। उन्हीं दिनों मारवाड़ी बंधु नामक पत्र का भी संपादन किया गया। 1909 में वे भारत साप्ताहिक के संपादक बनकर बंबई चले गए। 1914 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर कलकत्ता समाचार के संपादन का भार संभाला। 1925 में उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित हिंदू समाचार का संपादन किया। उन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह माना जाता है। इनके प्रमुख कृतियों में सीकर का इतिहास, खेतरी का इतिहास, खेतरी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य, आत्म विज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? विजय सिंह पथिक ने। 1 नंबर ऑप्शन। 1919-20 में पथिक जी वर्धा चले गए। वहां उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वहीं से पथिक जी ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस
समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। बिजोलिया किसान आंदोलन को जो विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से पूरे भारत में चर्चित बनाया था, तो वह समाचार पत्र था प्रताप, एक नंबर ऑप्शन। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख व समाचार प्रकाशित किए, जिसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में राजपूताना राजस्थान मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। इसका कार्यालय अजमेर तथा मुख्यालय कानपुर में रखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में, जबकि मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ तथा दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना, दो नंबर ऑप्शन। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को उदयपुर में 32 सामंतों और अधिकारियों वाली देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई। यह एकमात्र संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो प्रकार के प्रतिबंध लगाए। पहला, राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया। दूसरा, राजपूतों, ब्राह्मणों एवं महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बना दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? तो यह जो 7वां अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का, यह हुआ था उदयपुर के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन। 30 दिसंबर 1945 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उसमें भाग लिया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा कि जहां शादी की कुमकुम पत्रे राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता का भीषण अत्याचार किए जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हो, उस राज्य के शासक इंसान नहीं, हैवान है। अब अगला टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, राजनीतिक जनचेतना के बारे में पढ़ा। अब हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करने वाले हैं जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? जमनालाल बजाज और जयपुर महाराजा के मध्य, या फिर हरिबाहु उपाध्याय और महात्मा गांधी के मध्य, माणिक्यलाल वर्मा या मेवाड़ महाराजा के मध्य, या फिर हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो हुआ था यह हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य, 4 नंबर ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन में
भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, श्री हंस राय, चिरंजी लाल मिश्र द्वारा आजाद मोर्चा संगठन गठित किया गया, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट सितंबर 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ समझौता था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? भोगीलाल पांड्या जो कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो भोगीलाल पांड्या जो डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। एक नंबर ऑप्शन। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या व शिवलाल कोटेरिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना हुई थी 1936 में, यह कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, जो 1936 में हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को, यह कलकत्ता के अंदर की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पर स्टार क्यों लगाया है पता नहीं, मेरे हिसाब से तो कलकत्ता होना चाहिए क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर ही की गई थी। बाकी इसमें आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बताना। कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्रीराम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका बीकानेरी थोती पोथी छपवाई। ज्ञात है कि बीकानेर राज्य परिषद 22 जुलाई 1942 को श्री रघुदयाल गोयल द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। 4 नंबर ऑप्शन। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई, लेकिन अमृतप्राय हो गया। पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना में तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। दूसरा, कोटा प्रजामंडल 1939 में हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। 14 अक्टूबर 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या हो जाने पर कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अबिन हरि ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो प्रथम प्रजामंडल था जयपुर। जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना जो 1931 के अंदर की गई थी, जो सबसे पहले था। 1 नंबर ऑप्शन। कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ, लेकिन मृतप्राय रहा। चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में पुनर्गठित हुआ इसका 1936-37 में। 1938 में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल था। अन्य प्रजामंडल अलवर प्रजामंडल जिसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में स्थापित में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। 1 नंबर ऑप्शन। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित हुआ था 24 अप्रैल 1938 को। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। वह उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को बनाया गया। महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने।
नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। अस्थायी कार्यालय अजमेर में इसका स्थापित किया गया, जिसमें आचार्य जे बी कृपलानी जो जिसने उद्घाटन किया था एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा जो कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो धर्मचंद सुराणा का जो संबंध था यह था सिरोही प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल सिरोही के युवकों द्वारा बंबई में 1934 में गठन का प्रयास, ऐसा ही प्रयास सिरोही में, लेकिन कोई परिणाम नहीं। गोकुलबाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को की थी। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा पर लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए। इस घटना पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था? कौन से राज्य के प्रजामंडल ने जो 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था? तो कृष्ण दिवस मनाया गया था जोधपुर राज्य के प्रजामंडल के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। करौली प्रजामंडल राजस्थान राज्य सेवक संघ की अध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना की गई। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। 3 नंबर ऑप्शन। नवंबर 1928 में नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना पर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष व देशराज को सचिव बनाया गया। 4 मार्च 1938 को श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण शर्मा को बनाया गया। 30 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजामंडल और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। प्रजामंडल और उनके संस्थापकों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वेद मगाराम के द्वारा। दूसरे नंबर पर है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मिठालाल व्यास के द्वारा। तीसरे नंबर पर है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी दत्त पालीवाल के द्वारा। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। 4, 3, 2 और 1। 4 नंबर ऑप्शन। अब बीकानेर प्रजामंडल जिसके प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम तथा लक्ष्मीदास स्वामी एवं प्रथम संस्थापक लक्ष्मीदास स्वामी जो प्रथम संस्थापक मंत्री बने थे। जैसलमेर प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास के द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदास पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा स्थापित बांसवाड़ा प्रजामंडल
जो दिसंबर 1945 में भूपेंद्र नाथ द्विवेदी के द्वारा स्थापित। इसके अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी थे। ज्ञात है कि बीकानेर, कलकत्ता में एवं जैसलमेर, जोधपुर में प्रजामंडल की तरह भरतपुर, रेवाड़ी में व सिरोही, बम्बई में स्थापित प्रजामंडलों की स्थापना इनकी रियासतों के बाहर हुई थी। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, 4 अक्टूबर 1936 को। बीकानेर प्रजामंडल पंडित मग्गाराम वेद की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936 को, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, सेराराम व लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री सहयोगी रहे थे। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वेद मग्गाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शेषोकाल में ही दमन कर दिया गया था। अगला टॉपिक है अब किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि भोजी लंबदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबदार कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? हम भरतपुर किसान आंदोलन से। 2 नंबर ऑप्शन। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबदार व पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में फौजी लम्बदार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों के करीब 500 किसान एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सा व्यक्ति था जिसने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ठाकुर सूरजमल, हनुमान सिंह, नैनूराम या बिरबल सिंह? कौन सा व्यक्ति था जिसने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वह था हनुमान सिंह। 2 नंबर ऑप्शन। बीकानेर प्रजा परिषद में हनुमान सिंह के नेतृत्व में दूधवा खारा किसान आंदोलन, जो चोरू के अंदर हुआ था, का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? पूर्ण रूप से स्वीकार किया, लागू करने से मना किया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया या फिर ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया। 1922 का जो समझौता हुआ था, जो एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से हुआ था, ठिकाने और किसानों के मध्य, उसमें बिजोलिया के जागीरदार का क्या रवैया था? तो बिजोलिया के जागीरदार ने जो इस समझौते को लागू करने से मना कर दिया था, लागू करने से मना किया था। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसमें 1 नंबर दे रखा है, 1 नंबर नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया था, उसे लागू करने से मना किया था। 2 नंबर ऑप्शन। एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी अब बढ़ा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के प्रेरित किया। भरतपुर का वह जाट नेता कौन था जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? वह कौन था? तो वह था देसराज। 4 नंबर ऑप्शन। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देसराज ने 1940 ईस्वी में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए, उसके मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरू किया था। इन्होंने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन हेतु प्रेरित किया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से भरतपुर के जाट नेता देसराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलसाना या पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो ये थे रास बिहारी बोस के कहने पर। 1 नंबर ऑप्शन। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में
और विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनके पास तुलसा भील नामक एक संदेशवाहक संदेशवाहक था जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम था। जनवरी 1915 में पथिक भूप सिंह रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में सुरक्षा के लिए इधर उधर भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास आ गए। वहीं यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इन्होंने शस्त्र संग्रह व क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की। 1917 में इन्होंने उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की। बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। इन्होंने 1921 में अजमेर में जनजागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वे अजमेर के नवीन राजस्थान तथा वर्धा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्रों के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया। समूचे राजस्थान में नहीं बल्कि समूचे भारत में जो चर्चा का विषय बना दिया था। इन्होंने व्हाइट और इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? कौन से समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? तो राजस्थान केसरी, 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान केसरी जो वर्धा से इसे प्रकाशित किया गया था, जो विजय सिंह पथिक के द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजमेर में जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, यह 1921 के अंदर की गई थी और 1921 में यह स्थापना की थी विजय सिंह पथिक के द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन। दो सूचियां दे रखी है जिनको हमें सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ आंदोलन या कुछ घटनाएं दे रखी है और सामने आंदोलन या घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है। आंदोलन और कुछ घटनाएं और सामने इनके प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है। सबसे पहले नंबर पर है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ था 1897 ईस्वी में। 1897 में जो बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरे नंबर पर है सिक्कर आंदोलन। सिक्कर आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सिक्कर आंदोलन जो हुआ था, यह सिक्कर आंदोलन शुरू हुआ था 1922 ईस्वी के अंदर। 1922 में जो सिक्कर आंदोलन शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पर डाबड़ा आंदोलन। डाबड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो डाबड़ा जो आंदोलन हुआ था यह डीडवाना परगने के अंदर डाबड़ा नामक स्थान है, यहाँ पर यह डाबड़ा किसान आंदोलन हुआ था। यह डाबड़ा किसान जो आंदोलन हुआ था यह हुआ था 1947 के अंदर। और चौथे नंबर पर है चंदावल आंदोलन। चंदावल आंदोलन कब हुआ था? तो चंदावल जो आंदोलन हुआ था, यह चंदावल आंदोलन हुआ था 1945 ईस्वी में। 1945 में जो चंदावल आंदोलन हुआ था। तो डी, सी, बी और ए, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब बिजोलिया आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था। सीकर आंदोलन जो 1922 में हुआ था। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह के द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड में नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे। व इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती और जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया।
धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूती बढ़ती गई। सीकर के कूदन में हुए 25 अप्रैल 1835 के किसान आंदोलन की घटना, जिसमें 4 किसानों चेतराम भूकर, टीकूराम भूकर, तुलसाराम भूकर और आसाराम पिलानिया की मृत्यु हो गई। इनका मामला जून 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर से उठाया गया था। डाबड़ा आंदोलन 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन हुआ तो उन पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटना स्थल पर ही शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। चंडावल किसान आंदोलन चंडावल किसान आंदोलन मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियों एवं भालों से हमला किया गया, जिसमें अनेक घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्दन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? उद्दन की घटना कौन से आंदोलन से संबंधित है? सीकर आंदोलन से। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था? करौली के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था, यह सबसे पहले हुआ था बेंगू के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन। सॉरी, सबसे पहले जो बेंगू में नहीं, सबसे पहले हुआ था बिजोलिया के अंदर। बिजोलिया में 1897 में ही शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था, यह हुआ था बिजोलिया के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इन इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1903 में किसने अपने जागीर में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? किसने लगाया था चौरी कर 1903 में? तो चौरी कर जो लगाया था, यह लगाया था बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। बिजोलिया ठिकाने में भूमि पर निश्चित करने के लिए कुंता प्रथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर, लड़की की शादी पर दिया जाने वाला कर, संदर्भिका राज सुजस, अ, ये इसमें संदर्भ दे रखा है पुस्तकों का, जिसमें इसे 13 रुपए बताया गया तथा इसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना भी बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1913 तक किसने किया था? तो 1897 से लेकर 1913 तक इसका जो नेतृत्व किया था, यह साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन। 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास, जिनका जन्म 1884 बिजोलिया में हुआ था, की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। बेरीसाल गांव में मन्ना पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। कौन कौन से नेता जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो इसमें साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा और नारायण पटेल। तो इसमें साधु सीताराम दास जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण से संबंधित है। विजय सिंह पथिक और नारायण जी पटेल, ये दोनों
दूसरे चरण से संबंधित है। और माणिक्यलाल वर्मा जो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरा चरण जो चला था, जो 1923 से लेकर 1941 तक चला था, इसकी का नेतृत्व किया था। तो ये चारों ही व्यक्ति जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन, जो लगातार 44 वर्षों तक 1897 से 1941 तक चला। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी में इनके शिष्य मणिक्यलाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान हेतु बिजोलिया भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण जो स्वस्फूर्त किसान आंदोलन था, 1897 से लेकर 1915 तक, साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव ददीच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, प्रेमचंद भील, रामजीलाल सुथार के नेतृत्व में। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूर्ण होता है। दूसरा चरण किसानों की नई चेतना का काल, 1916 से 1922 तक, नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण का जो नेतृत्व किया था 1923 से 41 तक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में तीसरा चरण कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? श्रीमती रमा देवी जो राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन से। 2 नंबर ऑप्शन। बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की महिलाओं नेतृत्व में अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी प्रमुख थी। रमा देवी 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल कटराथल में किसान आंदोलन कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? किसके नेतृत्व में लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में। 3 नंबर ऑप्शन। जकात, तो तोरावाटी या शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया था। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंस कमीशन संबंधित है। ट्रेंस कमीशन है जो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंस कमीशन जो संबंधित है यह बेंगू किसान आंदोलन से। 3 नंबर ऑप्शन। बेंगू के किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंस आयोग बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंस की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो यह किया था रामनारायण चौधरी ने। 4 नंबर ऑप्शन। बेंगू चित्तौड़गढ़ में बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाने बेंगू में किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ मैनाल नामक स्थान पर, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथी के आदेश पर रामनारायण चौधरी ने किया था। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया था। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवाई, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान मारे गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में हुआ? निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की कौन सी रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में। 4 नंबर ऑप्शन। 1922-23 में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की दरें बढ़ाने के विरोधस्वरूप 14 मई 1925 को निमोचना गांव, बानासुर तहसील, कोटपुतली, बहरोड जिला में आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। दिल्ली के एक अखबार रियासत में निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया तथा इसे अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ किसान आंदोलन का नेता था? निम्न में से कौन है जो बूंदी राज्य में हुए बरड़ किसान आंदोलन का नेता था? नैनूराम शर्मा। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित एवं उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन आरंभ किया। बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र है। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान नानक भील और देवपाल गुर्जर मारे गए। नैनूराम जी के स्वयंसेवक नानक भील झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा रचित अब प्राण मित्रों हम भले ही गवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना। झंडा गीत था कि प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना कहते हुए घटनास्थल पर शहीद हो गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी मणिकेलाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक से लिखा। यह आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलन का यह एक उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जागीरदारों के खिलाफ था। सन 1927 में राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोधों के कारण बंद हो गया। इसके बाद ही बूंदी का किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि बूंदी आंदोलन 1922 से 27 तक के अलावा बूंदी में 1936 से 45 तक गुर्जरों का आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था अप्रैल 1922 में। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मैओ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने जो मैओ कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? यासीन खान ने। 4 नंबर ऑप्शन। मेव किसान आंदोलन अलवर व भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में में आंदोलन किया। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खान, अम्बाला शहर के गुलाम भीख नारंग थे। 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी, जिसके अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह थे। किसान आंदोलन के पश्चात अब जनजाति आंदोलन जनजाति आंदोलन गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? डूंगरपुर में। 1 नंबर ऑप्शन। गोविंद गुरु का गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया या बेड़सा गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत कौन से गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत थे कोलियारी गांव के निवासी। 3 नंबर ऑप्शन। तो मोतीलाल तेजावत इनका जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ। ये आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें अब बाबूजी कहते थे। भीलों में जागृति हेतु 2 ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के
भोमट व रोहिड़ा सिरोही में प्रारंभ किए गए। ये जाड़ोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर कार्यरत थे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन, जिसका प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ सेवाता के रूप में चला। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो एक ही आंदोलन का राजस्थान में जो सूत्रपात किया था, यह किया था मोतीलाल तेजावत ने। 2 नंबर ऑप्शन। मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया में मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना था, आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन भील भील क्षेत्र में भोमट में चलाया गया, अतः इसे सॉरी भोमट भील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्ति करने हेतु श्री मोतीलाल तेजावत ने उन्हें संगठित किया। भीलों में एकता स्थापित करने के इस अभियान को ही एक ही आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। आदिवासी क्षेत्रों में गांव-गांव में घूमकर उन्होंने जनजागृति पैदा की और भीलों में आत्मविश्वास पैदा किया। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में तथ्य एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तिका, मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी तैयार की। वे मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। महाराणा ने इनमें से 3 मांगे, जो वन संपदा, बेट बेगार व सूरों से संबंधित थी, अस्वीकार की तथा 18 मांगे मान ली। भील संतुष्ट नहीं हुए। 1920 ईस्वी में मादरी पट्टा तथा जलाश में अनुचित लाग बागों और बेट बेगार के विरोध में आरंभ किया। श्री ते- श्री मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एक ही आंदोलन का श्री गणेश 1921 में झाड़ोल व अफलासिया गांव में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की? किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? तो खड़लाई आश्रम की जो स्थापना की थी, यह की थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों एवं हरिजनों में शिक्षा प्रसार एवं उनके विकास के लिए 1934 में सांगवाड़ा में खड़लाई आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। 2 नंबर ऑप्शन। असम सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन, जो 17 नवंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को हुआ था, में सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एसबोले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़ भीलकोर व रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, छावनी में आए सैनिकों ने सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीन गनों से भी गोलियां चलाई, जिससे 1500 से भी अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गुरु और गोपाल्य और पुंजा अधीर जी ने। 1 नंबर ऑप्शन। भीलों में नवसंचार हेतु गोविंद गुरु ने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया गया। 1883 ईस्वी में सभा सिरोही में की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की।
गुरु गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन द्वारा अपने सहयोगी सूरजी भगत के सहयोग से भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति पैदा की। गुरु गोविंदगिरी के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाते थे। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गुरु को मृत्युदंड व पूंजाधीर जी गोविंदगिरी के प्रमुख शिष्य को आजीवन कारावास की सजा दी गई। गोविंदगिरी की सजा को आरपी बारो ने आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। अब इसके पश्चात एक अंतिम टॉपिक और बचा है राजस्थान हिस्ट्री का, वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करने के साथ ही आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया। 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान का एकीकरण का चरण था जिसे वृहद राजस्थान नाम दिया, इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया था? हीरालाल शास्त्री को। 3 नंबर ऑप्शन। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन की समिति के प्रयासों से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर जैसी विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर अवरहित राजस्थान नामक संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस संघ की राजधानी जयपुर श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह, महाराज प्रमुख उदयपुर के शासक भोपाल सिंह व प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री बनाए गए। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? मार्च 1948 में जो एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था, इसमें कौन सी 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो इसमें जोड़े गए थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 4 नंबर ऑप्शन। प्रथम चरण में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली आदि को मिलाकर मत्स्य संघ, यह नाम के एम मुंशी की देन है, का निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा की साइट के अनुसार 17 मार्च 1948 को इस संघ की राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह व प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। प्रथम चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। हम मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जो मत्स्य संघ इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था, यह बनाया था धौलपुर के शासक को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थी? राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें और ठिकाने थी? तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने। राजस्थान की 19 रियासतें जिनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही थे। वहीं 3 जो ठिकाने थे वो थे कुशलगढ़, बांसवाड़ा में, ललावा, टोंक में। एकीकरण के समय यह जयपुर में था तथा नीमराणा जो कोटपुतली बहरौड़ जिले में है। एकीकरण के समय यह अलवर में था। एवं केंद्र शासित या अंग्रेज शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था, एकीकरण से अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? इसमें राज प्रमुख किसे बनाया था? तो राज प्रमुख बनाया था महाराव कोटा को, कोटा के महाराव को। 3 नंबर ऑप्शन। द्वितीय चरण में 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा व एक ठिकाना कुशलगढ़ का संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह एवं प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा बनाए गए। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल ने
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, राजस्थान निर्माण का तृतीय चरण जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था, में राजधानी किसे बनाया था? राजस्थान निर्माण के तीसरे चरण में राजधानी किसे बनाया? उदयपुर को। 4 नंबर ऑप्शन। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 में विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। इसकी राजधानी उदयपुर, राजप्रमुख उदयपुर शासक भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा अब बनाए गए। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? अब मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय किया था यह पांचवें चरण में किया था। पांचवा चरण 15 मई 1949 को। 2 नंबर ऑप्शन। पंचम चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व नीमराना ठिकाने का विलय कर इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकरराव देव समिति का गठन, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित जो 3 सदस्य थे। 2 नंबर ऑप्शन। पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या यह थी कि अलवर व करौली राजस्थान में विलय जबकि धौलपुर व भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, जिसके समाधान हेतु शंकर राव देव की अध्यक्षता 2 सदस्य जिसमें प्रभुदयाल एवं आर के सिद्धावा थे। शंकर राव देव इसके अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य प्रभुदयाल व आर के सिद्धावा थे। में एक समिति गठित की गई। शंकर राव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? आजादी के समय राजस्थान राज्य जो भारतीय संविधान में श्रेणी के अनुसार कौन सी श्रेणी में था? और दूसरी श्रेणी में। 2 नंबर ऑप्शन। षष्ठम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहत राजस्थान को व राजस्थान का आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र बंबई प्रांत को सौंप दिया गया। इस संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया। इसे ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण हुआ और वे थे दो नेत्रों के साथ दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वह कौन से थे? तो आबू देलवाड़ा और अजमेर। 2 नंबर ऑप्शन। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 में दी। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनेल टपा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान के से एकमात्र सदस्य हृदयनाथ कुंजरू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह तारीख है तो वह 1 नवंबर 1956 जिस दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। सप्तम चरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ सुनेल टपा जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ का एक भाग सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर राज्यपाल या जो राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल बनाया गया था राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह तथा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपानों में हुआ था? 2 सोपानों में। 2 नंबर ऑप्शन। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुलबाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सहित 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त वृहत राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सप्तम चरण के तहत राजस्थान में
मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ के अधिनियम पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम शासक थे बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम। एक नंबर ऑप्शन। बीकानेर नरेश सादुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा सादुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? आजादी के बाद जोधपुर के वो शासक कौन थे जो रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो वह थे महाराजा हनुमत सिंह। एक नंबर ऑप्शन। एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर के नरेश हनुमत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से भी मुलाकात की। तो रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और राजस्थान हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूरा हुआ, जिसमें 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। इसी के साथ ही राजस्थान हिस्ट्री यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें आज की क्लास में हमने आधुनिक राजस्थान हिस्ट्री के सभी टॉपिक कवर किए हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान कल्चर को, जिसमें सबसे पहले समाज एवं धर्म, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान कल्चर के जितने भी टॉपिक है, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, मेले, त्योहार, राजस्थानी परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, लोकगीत, संगीत, नृत्य, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य, जितने भी फर्स्ट पेपर के टॉपिक है, उन सभी को हम कल की एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।